मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य हिंदी, आज प्रथम वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के अंतर्गत आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति, हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रसिद्ध कवियों में मैथिल कोकिल विद्यापति का स्थान सर्वोपरि है और मैं आज आप सबको विद्यापति के श्रृंगार योजना के बारे में बताऊंगी कि विद्यापति मूलतः एक श्रृंगारी कवि हैं। यों तो उनके काव्य में वीर, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित है, किंतु मुख्यतः अपनी श्रृंगार प्रधान भक्ति रचनाओं के लिए ही प्रसिद्ध हैं। विद्यापति ने ही श्रृंगार को इतना उदात्त बनाकर प्रस्तुत किया है कि मंदिरों में उनके अति श्रृंगारी पदों को भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ गाते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रिय वस्तु के प्रति प्रेम प्रेरित होकर उन्मुख होने की भावना ही रति है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव के रूप में रति उस भावना, अनुभूति, कामना या वासना के अर्थ में ली जाती है जिसके वशीभूत हो नायक नायिका शारीरिक और इंद्रिय सुख का उपभोग करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि स्त्री पुरुष के काम भाव का चित्रण ही श्रृंगार रस कहलाता है। इसका आलंबन और आश्रय परस्पर नायक और नायिका ही होते हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। संयोग सुखावस्था और वियोग दुखावस्था का नाम है। सुख और दुख दोनों के मिलन से ही जीवन में पूर्णता का आनंद मिलता है। जीवन को पूर्ण आनंद प्रदान करने के कारण ही श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। विद्यापति श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण करने में कुशल हैं। विद्यापति के श्रृंगार चित्रण के संबंध में डॉक्टर जयनाथ नासीन का कथन है, श्रृंगार के अंतर्गत आने वाले उद्दीपन, विभावों और संचारी भावों का चित्रण विद्यापति में मिल जाएगा। शरद, चंद्रमा, मलय, समीर, वासंती, भ्रमर, चातक, कोकिल, दादुर, पावस, मेघ, कुंज कुटीर, फुलवारी आदि वियोग और श्रृंगार दोनों पक्षों के उद्दीपन विद्यापति के श्रृंगार में रसवर्धक होकर आए हैं। अब मैं आज आपको विद्यापति के काव्य में श्रृंगार ही प्रमुख है, उसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का विवेचन आज हम करेंगे। विद्यापति के काव्य में संयोग श्रृंगार ये है, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। विद्यापति मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। इनके श्रृंगारिक वर्णन में मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके कुछ वर्णन मुख्य हैं, जैसे नक्षिक वर्णन, चेष्टा वर्णन, वेशभूषा और अलंकरण वर्णन, वय संधि, नायिका भेद वर्णन, सौंदर्य चित्रण आदि। अब मैं आपको इनके बारे में विस्तृत बताऊंगी। जैसे नक्षिक वर्णन, विद्यापति द्वारा किया गया नक्षिक वर्णन कई स्थानों पर शिक नख वर्णन में बदल गया है। नक्षिक का संबंध अलौकिक आलंबनों से होता है, शिक नख का लौकिक से। विद्यापति ने कुछ अलौकिकता भी रखी है और अतः उनका नक्षिक वर्णन बहुत ही प्रशंसनीय है और शिक नख वर्णन भी विद्यापति के नक्षिक की विशेषता बिंब प्रस्तुत करने में है। उनका नक्षिक वर्णन कहीं सामान्य रहा है तो कहीं अलंकृत। उनका मन तो अधिकतर अलंकृत वर्णनों में रमा है। उनके कुछ उदाहरणों में हम बिंब आसानी से देख सकते हैं, जैसे पल्लव राज चरण जुग शोभित गतिगत राज के माने, कनक कदली पर सिंही समारल
तापर मेरु समाने। मेरु ऊपर दुई कमल फुलायल, नाल बिना रुचि पाई। मणिमय हार कर बहु सुरसरी, तो नहीं कमल सुखाई। यह वर्णन संयोग से संबंधित है। इसमें कवि ने नायिका के नख से लेकर शिक तक के कुछ अंगों का चित्रण किया है। चेष्टा वर्णन। विद्यापति ने रूपमती नायिका के श्रृंगारिक चेष्टाओं का और भी सुखद और आकर्षक मनमुग्धकारी वर्णन किया है। सूक्ष्म व्यापारों में हम इनकी इस छवि को देख सकते हैं। कुछ जुग परसी चिकुर, फजी परसलता अर्जुआइल हारा। जनी सुमेर ऊपर मिली उगल, चांद बिहुन सब तारा। यह छवि उस समय और भी बढ़ जाती है जब नायक या नायिका के अंग प्रत्यंग, मुख, नासिका, कमर, चरण भी सचेष्ट हो जाते हैं। अलखित हम हेरी बिहू सली थोर, जनी रमनी भेल चांद इंजोर। नायिका के सौंदर्य का बहुत ही अच्छा चित्रण इसमें हमें दृष्टिगत होता है। वेशभूषा और अलंकरण वर्णन। विद्यापति ने नायिका के रूप को वेशभूषा और अलंकरणों से सजाया है। इसमें पौराणिक युग की सुंदरी तथा आधुनिक युग की सुंदरी दोनों साकार हो जाते हैं। खुले काले बाल, मोतियों का हार और कर्ण आभूषण मिलकर नायिका के आकर्षण को बढ़ा देते हैं। विद्यापति ने अलंकरण को भौतिक धातुओं से बने आभूषणों तक ही सीमित नहीं रखा है। उन्होंने शास्त्रकारों द्वारा बताए अंगज, अलयज और स्वभावज अलंकारों से भी रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। अंगज अलंकार भाव, हाव, हेला 3 प्रकार के होते हैं और कवि ने अपने पदों में इन अलंकारों का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। यथा सजनी आए रूप पेखल रामा, नयन नलिनी दो अंजन रंजई भो विभंग विलासा। चकित चकोर जोर विधि वांछल, केवल काजर पासा। गिरिवर गरुज पयोधर परसित, गिम गजे मित के हासा। इसमें अलंकारों का जो प्रयोग किया है वह वास्तव में देखते ही बनता है। अब मैं आपको वय संधि का अभिप्राय होता है कि जो किशोरावस्था और बाल अवस्था के बीच की जो आयु होती है उसे हम वय संधि कहते हैं। विद्यापति ने श्रृंगार रस को साकार करने के लिए नायिका की कुछ विभिन्न अवस्थाओं का सरस वर्णन किया है। नायिका की वय संधि से लेकर पूर्ण यौवन होने तक की स्थितियों का विद्यापति ने बड़े मनोमुग्धकारी ढंग से चित्रण किया है। इस चित्रण में कवि का सूक्ष्म निरीक्षण और मानसिक दशाओं की जानकारी हमें रस दशा तक पहुंचाती है। सेसव जोवन दुहु मिली गैल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कयेल प्रकाश। मुकुर लेई उब करब सिंगार, सखी पूछिए कैसे सुरत विहार। निर्जन उरज हेरई कतबेरी, हसई न अपन पयोधर हेरी। इसमें कवि ने शैशव और यौवन का संधि काल का जो चित्रण किया है वह बहुत ही आनंदमयी है। यौवन का आगमन होता है तो नायिका के अंग प्रत्यंगों में कैसे आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है इसका चित्रण भी हम देखते हैं। कि आरे नव जोवन अभिरामा, जत देखत तत कहिए न पारिये छुओ अनुपम एक ठामा। लोल कपोल ललित मणि कुंडल,
अधर बिंब अध जाई, बोह भ्रमर नासा पुट सुंदर, से देखी कर लजाई। इस पद में नायिका के युवा अवस्था में जो अंगों का चित्रण है वह वास्तव में बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने किया है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।